नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव की आंसर की शेयर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो में मैं सभी प्रश्नों को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। मैं बारी बारी से सभी प्रश्नों के उत्तर आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले खंड क की बात करते हैं। खंड क अपठित बोध के आधार पर है, और जो पहला प्रश्न है वह अपठित गद्यांश के आधार पर आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वह है, ब्रिटिश राज्य की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव थे। तो अगर आपने पद्यांश ध्यान से पढ़ा है तो पहली ही पंक्ति में आपको तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं, तो हमारा उत्तर घ बन जाता है, 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 2, विधवा विवाह के समर्थक कौन थे? इसका उत्तर ख, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रश्न संख्या 3, साहित्यकार और समाज का वैचारिक स्तर पर जुड़ाव किस कारण संभव हुआ? इसका उत्तर ग बन जाता है, मुद्रण के कारण। प्रश्न संख्या 4, साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं से कौन जुड़ा हुआ था? इसका उत्तर है भारतेंदु के समय के साहित्यकार। प्रश्न संख्या 5, गद्यांश में व्यक्त विभिन्न समाज सुधार आंदोलनों के नाम लिखिए। आप गद्यांश के दूसरे पद के बाद देखेंगे कुछ समाज सुधार आंदोलन के नाम लिखे हुए हैं। इसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज आदि के नाम दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? इसके उन्नायक का नाम बताइए। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रभाव से हुई थी, और इनके उन्नायक का नाम है महादेव गोविंद रानाडे। प्रश्न संख्या 7, आर्य समाज की आचार संहिता किस आधार पर बनाई गई एवं इसका प्रचार किस वर्ग के बीच था? तो इसका उत्तर बन जाता है, सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के आधार पर आर्य समाज की आचार संहिता बनाई गई थी, और आर्य समाज का प्रचार मध्य वर्ग के बीच हुआ था। प्रश्न संख्या 2, यह अपठित काव्यांश के आधार पर है, और इसका जो पहला प्रश्न है, निम्न कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको चुनाव करना है कौन सा सही है, और जो सही उत्तर ग बन जाता है। कथन 1, 2 और 4 सही है। जो कथन तीसरा है, पिता को गियर पर लटकी चूड़ियां पसंद नहीं थी, यह गलत है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनकर लिखिए। आपको एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है, अब आपको बताना है कि क्या क्या इसमें सही है। कथन ए, ड्राइवर का वात्सल्य भाव देखकर कवि भावुक हो जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। अब इसका कारण दिया है, सभी पिता अपनी संतान के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, यह बात भी सही है, क्योंकि पद्यांश के अंतिम पंक्ति में कवि ने कहा, हाँ भाई मैं भी पिता हूं। तो हमारा उत्तर बन जाता है क, कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 3, गियर पर लटकी कांच की चूड़ियां किसका प्रतीक है? इसका उत्तर बनता खा, बच्ची के निश्चल प्यार का, क्योंकि ड्राइवर की बेटी ने उन चूड़ियों को गियर बॉक्स के ऊपर लटकवाया है, और बच्चों का प्रेम निश्चल होता है। प्रश्न संख्या 4, कांच की चूड़ियां कितनी एवं किस रंग की थी? आप पद्यांश को ध्यान से पढ़िए तो आपको मिल जाएगा, कांच की 4 चूड़ियां थी जो गुलाबी रंग की थी। प्रश्न संख्या 5, ड्राइवर ने कवि को चूड़ियों के लटकाने का क्या कारण बताया? ड्राइवर ने कवि को बताया कि उसने अपनी नन्ही बिटिया की जिद के कारण गियर पर चूड़ियां लटका रखी हैं। प्रश्न संख्या 6, पद्यांश में किस मानवीय स्वभाव का ज्ञान होता है? इसका उत्तर है, कविता में मनुष्य के कोमल एवं करुण मानवीय स्वभाव का ज्ञान होता है। वह चाहे कितना भी कठोर एवं शुष्क क्यों न हो, उसके हृदय में करुणा की धारा अवश्य विद्यमान रहती है। अब खंड ख देखते हैं, जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित है। खंड ख में प्रश्न नंबर 3, इस प्रश्न का जो पहला प्रश्न है, पत्रकारिता को प्रजातंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है? चौथा स्तंभ। यह आपको कक्षा में कई बार बताया गया होगा, मैंने भी अपनी कक्षा में बच्चों को बताया है। प्रश्न संख्या 2,
उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को किस क्रम में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में पहले चरमोत्कर्ष आता है और उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद घटते हुए महत्वपूर्ण क्रम में अन्य सूचनाओं को लिखा जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार या समस्या का ब्यौरा काल क्रमानुसार के स्थान पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। मतलब पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको लिखेंगे, उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट और सबसे अंत में सबसे कम महत्वपूर्ण बात लिखते हैं। इसीलिए इसको उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं और यह कथा शैली के विपरीत होती है। प्रश्न नंबर 3, रेडियो प्रसारण के लिए तैयार किए जा रहे समाचारों की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कि रेडियो के लिए जो समाचार लिखते हैं तो किन बातों का ध्यान देते हैं। आपने अगर यह अध्याय ध्यान से पढ़ा था, सबसे पहले आपने एक बात पढ़ी होगी कि जब भी रेडियो के लिए समाचार लिखते हैं तो उसको ट्रिपल स्पेस में लिखते हैं और उच्चारण में जितने भी जटिल शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं होता। 1 से 10 तक के अंक शब्दों में हो और जब समाचार को लिखते हैं तो दोनों तरफ पर्याप्त हाशिया यानी स्थान छोड़ा जाता है और जो विशेष चिन्ह होते हैं उन चिन्हों के स्थान पर उनको शब्दों में लिखा जाता है। जैसे यहाँ परसेंटेज और डॉलर का साइन है, इनको प्रतिशत और डॉलर लिखा जाएगा। इसी प्रकार रेडियो समाचार लेखन में संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी आप 4 बातें बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसका जो पहला प्रश्न है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पूर्णकालिक पत्रकार, जो किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित और वेतनभोगी कर्मचारी होता है। अंशकालिक यानी पार्ट टाइम रिपोर्टर, पूर्णकालिक को फुल टाइम रिपोर्टर भी कहा जाता है, अंशकालिक को पार्ट टाइम रिपोर्टर कहते हैं। और यह किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। निश्चित मानदेय मतलब फिक्स उनको अमाउंट मिलता है काम करने का, उसमें उन्हें कुछ भत्ता नहीं मिलता। और नंबर तीसरा जो आता है वह है फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। ये अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समाचार चैनल या अखबार या संस्था के लिए भुगतान के आधार पर काम करते हैं और अपना मेहनताना ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं, इसके विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं। किसी खास विषय पर सामान्य से हटकर किया गया लेखन विशेष रिपोर्ट कहलाता है और विशेष रिपोर्ट के क्षेत्र बहुत सारे हैं। अर्थ, व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध, रक्षा, खेल, फिल्म, मनोरंजन, कानून, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सामाजिक मुद्दे आदि ये बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें विशेष रिपोर्ट लिखी जाती है। अब प्रश्न संख्या 5, आपको 3 विषय दिए गए थे जिनमें से किसी एक विषय पर आपको लगभग 100 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। पहला जो विषय है प्रकृति से दूर होता जीवन, दूसरा मोबाइल और अवसाद में डूबते युवा, अवसाद माने डिप्रेशन, और नंबर तीसरा है विद्यार्थी जीवन और योग। जब भी आपको रचनात्मक लेख लिखना होता है तो जिस भी विषय को आप चुनते हैं पहले 2 मिनट उसके बारे में सोचिए, आप कितना उसके बारे में जानते हैं, एक खाका तैयार कीजिए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। जब आप अपना लेख लिखेंगे तो आपको विषय वस्तु के 2 अंक मिलेंगे, आपकी भाषा का 1 अंक है और प्रस्तुति के 2 अंक है। इस प्रकार कुल आपको 5 अंक इस प्रश्न के उत्तर में मिलेंगे। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, नाटक लिखते समय समय के बंधन को ध्यान में रखना क्यों आवश्यक है। आपने जब नाटक वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो समय का बंधन पढ़ा होगा कि नाटक में समय का बंधन बहुत जरूरी होता है। नाटक चाहे भविष्य काल का है चाहे भूतकाल का है, उसके सभी दिशा निर्देश वर्तमान काल में लिखे होते हैं। उसके बाद जब नाटक शुरू से अंत तक एक ही निश्चित समय सीमा के भीतर होता है और नाटक में कम से कम 3 अंक होते हैं, प्रत्येक अंक 48 मिनट का होता है। कहानी, उपन्यास या कविता को हम कभी भी पढ़ते सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद वहीं से फिर शुरू कर सकते हैं, परंतु नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। नाटक एक बार शुरू हो गया तो वह पूरा करना आवश्यक होता है, उसको बीच में नहीं रोक सकते। अब नाटककार को यह भी सोचना जरूरी है कि दर्शक कितनी देर तक घटना का घटित होना देख सकते हैं, इसलिए नाटक को अंकों में विभाजित किया जाता है।
प्रश्न संख्या 2, कविता के सारे घटक किससे परिचालित होते हैं? कविता के उत्तर, कविता के सारे घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। परिवेश का मतलब होता है वहां का वातावरण, और संदर्भ का मतलब होता है वो कविता किस विषय से जोड़ के लिखी जा रही है। अब आपने अपनी किताब में एक कविता पढ़ी थी, अकाल और उसके बाद, नागार्जुन की कविता है, और उसमें आपने पढ़ा था कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। अब ये जो शब्द हैं, कहानी में गांव का परिवेश है, तो शब्द भी उसी अनुसार से लिए गए हैं। अब अकाल आया है, तो अकाल से जुड़ी हुई बातें बताई गई हैं। चूल्हा रोना क्या मतलब है कि अकाल पड़ गया है, घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा है। तो ये सारी बातें जो भी आप कविता में लिखेंगे वो सब कुछ परिवेश के द्वारा परिचालित होते हैं। उसके आगे जो कविता की भाषा है, संरचना है, बिंब है, छंद है, सब इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाकी जो और कोई एग्जाम्पल आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, कविता में बिंब की क्या भूमिका होती है, स्पष्ट कीजिए। बिंब का अर्थ होता है शब्दों को सुनकर आपके मस्तिष्क में कोई चित्र बन जाना। आपने कभी एक पंक्ति सुनी होगी कि एक चित्र 100 शब्दों के समान है, क्योंकि उन्हें ग्रहण करना आसान होता है, हमारी इंद्रियां उन्हें अच्छे से पकड़ सकती हैं। इसलिए दुनिया की जितनी भी बातें हैं वो हमारी इंद्रियों द्वारा सुलभ हो जाती हैं। जो बाह्य संवेदनाएं मन के स्वर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं, वे स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। मतलब जो बाहर की बातें हैं शब्दों के द्वारा हमारे मन मस्तिष्क पे इमेज बनाते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक बात बोलता हूं कि मैं चल रहा हूं, लहरें उड़ रही हैं, मुझे नौकाएं दिखाई दे रही हैं, तो आप ये बातें सुन के समझ जाओगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, समुद्र किनारे चल रहा हूँ। तो इन शब्दों को सुन के जब आपके मन मस्तिष्क में कोई इमेज बन जाती है उसे बिंब कहा जाता है। अब खंड ग की बात करते हैं। खंड ग अंतरा भाग दो, अंतराल भाग दो पाठ्य पुस्तकों के आधार पर है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। मतलब आपसे 5 MCQ पूछे गए हैं और आप इस काव्यांश को पढ़ेंगे। यह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। आप पंक्तियां पढ़ते ही समझ जाएंगे कि यह दीप अकेला कविता से यह पद्यांश लिया गया है। अब इसमें पहला प्रश्न है, काव्यांश में दीप किसका प्रतीक है? तो आपको पता है काव्यांश में दीप व्यक्ति का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 2, काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? जो काव्यांश का केंद्रीय भाव है वह व्यष्टि का समष्टि में विलय, मतलब व्यक्ति का समाज में मिल जाना। प्रश्न संख्या 3, दीपक किस भाव से परिपूर्ण है? दीपक आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। प्रश्न संख्या 4, दीपक के बारे में सही कथन है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, आपको उचित कथन चुनना है। तो उचित कथन है ख, छोटा होने के बावजूद कांपता नहीं है। और प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं, आपको पता करना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर घ बन जाता है। 1, 2, 3 कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 8, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, मैं जानऊ निजनाथ सुभाऊ में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है? यह भरत राम का प्रेम पद पाठ से लिया गया है और उसमें भरत ने राम के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषता बताई थी कि नंबर 1, राम का स्वभाव अत्यंत कोमल है। नंबर 2, वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। नंबर 3, वे किसी के भी मन को दुखी नहीं करते हैं। नंबर 3, मृदुभाषी हैं। और नंबर 4, अपने से छोटों का भी विशेष ख्याल रखते हैं। प्रश्न नंबर 2, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? इससे अगला प्रश्न आप देखिए, यही काव्यांश आपके पेपर में भी आया हुआ है। कई बार आपके प्रश्नों के उत्तर आपके पेपर में ही होते हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना होता है। और पंक्ति है, देखा विवाह आमूल नवल, कि सरोज का विवाह एकदम से अलग था। क्यों था? क्योंकि सरोज का पालन पोषण अकेले पिता ने किया था, विवाह भी अकेले पिता ने किया था।
तो सरोज के विवाह को बड़ी सादगी के साथ संपन्न किया गया था। उसमें मित्रों को, रिश्तेदारों को, किसी को भी निमंत्रण नहीं भेजा गया था। जिस प्रकार सामान्य विवाहों में रात्रि को संगीत का दौर होता है, यहाँ पर इस प्रकार के कोई कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया था और सारे उनके पिता ने किए थे, इसलिए सरोज का विवाह अन्य विवाहों से अलग था। प्रश्न नंबर 3, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे? उसकी हार या निराशा के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, पिता एवं भाई की मृत्यु के पश्चात वह सर्वथा अकेली पड़ गई थी। नंबर 2, स्कंदगुप्त से प्रेम करने के बावजूद उसे पाने में असफल रही। और नंबर 3, देवसेना को जीवन में असीम दुख झेलने पड़े थे। इस प्रकार से आप कोई और अन्य भी सुझाव दे सकते हैं, ये आपके उत्तर बन जाते हैं। प्रश्न संख्या 9, किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने के लिए मैंने कई बार सजेस्ट किया है कि आपको 4 बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है। नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 व्याख्या और नंबर 4 विशेष। जब इन पंक्तियों को आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह जो काव्यांश है यह सरोज स्मृति नामक कविता से लिया गया है और सरोज स्मृति का जो लेखक है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो हमारा संदर्भ होता है उसमें हमें कवि का नाम बताना होता है और पाठ का नाम बताना होता है। अगर आपने लिखा है तो आपको 1 अंक मिलेगा। अब प्रसंग, प्रसंग होता क्या है कि जो कविता लिखी गई है इसका क्या कारण है। अब अगर आपने कविता ध्यान से पढ़ी थी तो आपको बताया गया होगा कि जो निराला है उनकी पुत्री सरोज का विवाह के बाद देहांत हो जाता है और उनके जीवन में बहुत सारी दुखद घटनाएं होती हैं। उसके परिवार के सभी सदस्य एक एक करके चल बसे थे और सरोज की मृत्यु के बाद निराला जी बिल्कुल टूट जाते हैं और अपनी दुख और पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। तो यह इसका प्रसंग बन जाता है। अब व्याख्या में आपको कविता को सरल शब्दों में लिखना है और अंत में है विशेष। विशेष में कम से कम 2 बिंदु आपको बताने हैं कि यहाँ पर जो भाषा है वह कैसी है, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली या तत्सम प्रधान खड़ी बोली आप बोल सकते हैं। दूसरा, इस कविता में कोई छंद नहीं है, मतलब यह छंद मुक्त कविता है और नत नयनों से आलोक उतर में अनुप्रास अलंकार है। तो आप इस प्रकार से कोई भी 2 विशेष बातें बता सकते हैं। संख्या 10, पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको एक पठित गद्यांश दे दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है कि तीनों भाई क्यों लड़ रहे थे। पद्यांश पढ़ने के बाद, गद्यांश को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि यह संवदिया कहानी से लिया गया है और इसमें तीनों भाई हैं वो बंटवारे के लिए लड़ रहे थे। प्रश्न संख्या 2, जमीन पर दावे किसने किए। जमीन पर दावे रैयतों ने किए थे क्योंकि उस समय रैयतवाड़ी प्रथा होती थी और वो सब किसानों की जमीन हथिया लेते थे। प्रश्न संख्या 3, गद्यांश में बंटवारे का विभत्स रूप कब दिखाई दिया। तो इसका उत्तर कब बनता है, बड़े भैया की मृत्यु के पश्चात। प्रश्न संख्या 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो कथन घ सही है, बहुरिया की दयनीय स्थिति एवं देवरों के क्रूर व्यवहार का चित्रण मिलता है। प्रश्न संख्या 5, एक कथन ए और कारण आर दिया है, आपको पढ़ के बताना है कि कौन कौन सा सही है। कथन है बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच छीनकर बंटवारे की लीला हुई थी और उसका कारण है तीनों भाई बंटवारा करके शहर में जा बसे। यहां पर कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तो उत्तर ग बन जाता है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया। यह गांधी, नेहरू और यासिर अराफात पाठ से लिया गया है। कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का भव्य स्वागत किया। उनके कश्मीर आगमन पर शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 7वें पुल से अमीराक दल तक नावों में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। नदी के दोनों ओर कश्मीर के हजारों निवासी अदम्य उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। यह दृश्य अद्भुत था। प्रश्न संख्या 2, बालक ने क्यों कहा कि मैं यावजन्म लोक सेवा करूंगा। यह बालक बच गया नामक
निबंध से लिया गया है। जब बालक से पूछा गया था कि तू क्या करेगा, तो उसने रटा रटाया उत्तर दिया था, या जन्म लोक सेवा करूंगा, क्योंकि बालक को जो सिखाया गया था वह वैसा ही उत्तर दे रहा था, इसलिए उसने यह जवाब दिया था। और शायद उसको इसका अर्थ भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 3, प्रेमघन की छाया स्मृति संस्मरण में शुक्ल जी ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया है। तो यह प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ से लिया गया है। इसमें बताया गया था कि नंबर 1, चौधरी साहब काफी रईस थे। नंबर 2, उनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था, उनके बाल कंधों तक बिखरे थे। नंबर 3, वे वसंत, होली आदि अवसरों पर नाच रंग का आयोजन करते थे। नंबर 4, वे नागरिकों भाषा बांधते एवं उसी में लिखते थे। नंबर 5, उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। एक और बात बताई गई थी, उनकी बातों में वक्रता होती थी, मतलब वो सीधी बात नहीं बोलते, बात घुमा के बोलते थे। प्रश्न नंबर 12, किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी थी, और यहां पर भी गद्यांश में भी आपको 4 बिंदुओं को शामिल करना है। नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 व्याख्या और नंबर 4 विशेष। संदर्भ में यहां पर भी आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम बताना है। अगर आपने लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखा है तो आपको 1 अंक मिलेगा। व्याख्या आपको इसको सरल शब्दों में लिखना है, और अंत में विशेष कि भाषा कैसी है, शैली कौन सी है, ये बातें आप यहां बता सकते हैं। मुहावरे अगर नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 13, ये अंतराल भाग 2 से लिए गए हैं, और किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में आपको देने हैं। प्रश्न नंबर 1, सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था। आपने कहानी पढ़ी है, उसमें आपने देखा था कि सूरदास अंधा भिखारी है, और अंधे भिखारी के पास धन होना बड़ी लज्जा की बात थी, क्योंकि भिखारी होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं थी, लेकिन भिखारी के पास इतना धन कहां से आया, यह उस समय बड़ी लज्जा की बात थी। इसलिए सूरदास ने मना कर दिया भी मेरे पास 500 रुपए नहीं थे। प्रश्न नंबर 2, सूरदास प्रतिशोध की अपेक्षा क्षमा में विश्वास रखता था। इस कथन के आलोक में सूरदास में निहित जीवन मूल्यों की समीक्षा कीजिए। जो सूरदास की झोपड़ी पाठ में हमें सूरदास में जीवन मूल्य मिलते हैं, वो इस प्रकार है। नंबर 1, व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होना चाहिए, उसे धैर्य बनाए रखना चाहिए। नंबर 2, व्यक्ति को संतोषी स्वभाव का होना चाहिए। नंबर 3, कर्मशीलता व्यक्ति का श्रेष्ठ गुण है, इसकी बदौलत व्यक्ति पुनः धन संपत्ति जमा कर सकता है। नंबर 4, व्यक्ति को व्यर्थ के दोषारोपण से बचना चाहिए, क्योंकि जब भैरव की पत्नी रात को भाग गई थी तो सूरदास पे दोष लगा दिया गया था। नंबर 5, व्यक्ति में सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा भी आप अन्य बिंदु सुझा सकते हैं, ये केवल आपको कुछ बिंदु सुझाए गए हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रकृति सजीव नारी बन गई, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यता स्पष्ट कीजिए। आपको ध्यान होगा यह प्रश्न बिस्कोहर की माटी पाठ से लिया गया है, और इसमें जब लेखक बढ़नी में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे, संतोषी भैया के यहाँ, जब उनकी आयु लगभग 10 वर्ष की थी, वहां पर उन्होंने एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा था, और उसके सौंदर्य को देखकर लेखक को लगा था कि वह स्त्री जूही की कली यानी लता बन गई है, और वह चांदनी के रूप में पूरी प्रकृति में फैल गई है, और उनको फूलों की खुशबू आ रही थी। और तब लेखक को महसूस हुआ कि जो प्रकृति है वो सजीव नारी बन गई थी, और लेखक विश्वनाथ उसमें आकाश, चांदनी, सुगंध सब कुछ देख रहे थे।